नमस्ते। हम वर्णमाला प्रकरण पढ़ रहे हैं और इसके पहले भाग में हमने वर्गीय व्यंजनों के बारे में जानकारी ली थी। अब हम अवर्गीय व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक बात साफ है इसके अंदर कि हम इसमें ड़ इस व्यंजन को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये वो व्यंजन है जिन्हें हम अवर्गीय व्यंजनों के नाम से जानते हैं। अब इनमें जो पहली पंक्ति है, इनमें जो व्यंजन है उनको अंतस्थ या फिर अर्धस्वर इन नाम से जाना जाता है, और दूसरी पंक्ति में जो व्यंजन है उनको उष्म या फिर उष्माण इस नाम से जाना जाता है। अब सर्वप्रथम हम अंतस्थ या फिर अर्धस्वर जिन्हें कहा जाता है उन व्यंजनों के बारे में जानकारी लेंगे। अब इनको अर्धस्वर क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये सचमुच में आधे स्वर होते हैं, स्वरों से बनते हैं। य बनता है ई से, र बनता है र से, और ल बनता है इस स्वर से, और व बना है ऊ से। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को यण संधि पढ़ना होगा। यण संधि में ये बात विस्तृत से पढ़ाई जाएंगी। अब हम इनके उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि हमने जो वर्गीय व्यंजन पढ़े थे, इन वर्गीय व्यंजनों के वर्गों की रचना उनके उच्चारण स्थानों पर आधारित की गई है, परंतु उनके नीचे जो अवर्गीय व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान के अनुरूप उनकी रचना नहीं की गई है। परंतु फिर भी ये ऐसे ही अस्ताव्यस्त तितर बितर नीचे नहीं रखे हैं, इनमें भी एक योजना है। अब हमने यर लव इनको यदि वर्गीय व्यंजनों के ठीक बाजू में रख दिया तो हमें इनके उच्चारण स्थानों का पता चल सकता है। जैसे कि ये व्यंजन च वर्ग के साथ है, तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु वही य का है। ठीक उसी प्रकार से र ट वर्ग के सामने है तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ल का उच्चारण स्थान त वर्ग के समान दंत है, परंतु व के बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व केवल ओष्ठ से नहीं बल्कि दांत और ओठ यानी दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनता है। दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। अब हम उष्म व्यंजनों के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि संख्या में 4 है। अब इन चारों में से भी सबसे ज्यादा सवाल श और श इन दोनों के बारे में पूछे जाते हैं। इनको हमें सबसे पहले इनका भेद हम समझते हैं। श और श इन दोनों में भेद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों में उच्चारण स्थानों में भेद है। श का उच्चारण स्थान तालु है। अब आप देख सकते हैं दांतों के ठीक ऊपर जो खुरदरा हिस्सा हमारे जीभ को महसूस होता है वो तालु है, जो कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च च जझन्य, और वहीं से श का उच्चारण होता है, जैसे कि शाला, शांति, अश्व। और दूसरा जो श है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, जो कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ का उच्चार करते समय जिस प्रकार से हमारी जीभ टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही इस श के उच्चारण में होती है। आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। अष्ट, देखिए श का उच्चारण कैसे जीभ टेढ़ी बनकर हुआ। कष्टम, उष्ण, इसमें भी वही हम देख सकते हैं। अब बाकी बचे सभी ऊष्म व्यंजनों के साथ हम अभ्यास करते हैं। अब सबसे पहले इनके उच्चारण स्थानों के बारे में हम जान लेते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी वैसे ही होंगे जैसे हमने अंतस्थ होके देखे थे। श, श और स। श वर्ग का श और श और श का उच्चारण स्थान हमने देख लिया था, जो कि है तालु और मूर्धा। अब स जो त वर्ग के सामने है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान है दंत। और आखिरी बचता है ह। तो बता दूं कि ह का उच्चारण स्थान कंठ है, जो क वर्ग के जैसे है। तो इस प्रकार से हमने जो अवर्गीय व्यंजन है अंतस्थ और उष्म, इनके उच्चारण स्थानों को देख लिया है। इन उच्चारण स्थानों को आप लोग याद करके रखिए। परीक्षा में संधि प्रकरण में या फिर समास प्रकरण में इनका बहुत काम आता है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में मृदु कठोर भेद हम देखते हैं। अब ये जो अवर्गीय व्यंजन है इनमें से यरलव और ह ये मृदु कहलाते हैं। अब इनमें से भी यरलव मृदु क्यों है? क्योंकि ये स्वरों से बने हैं। अब सारे स्वर मृदु होते हैं, ये हमने स्वरों के प्रकरण में देखा था, इसलिए यरलव भी मृदु है, साथ ही साथ ह भी मृदु है। और बाकी बचे जो श श स है ये कठोर कहलाते हैं। और उसके बाद इनमें अल्प प्राण और महाप्राण ये भेद भी है। जैसे कि हमने वर्गीय व्यंजनों में देखा था कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अल्प प्राण महाप्राण भेद यहाँ पर भी है। इनमें से यरलव अल्प प्राण है और शशस ह महाप्राण होते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमने अवर्गीय व्यंजनों के बारे में जानकारी ली कि इनमें दो भाग होते हैं, अंतस्थ अर्धस्वर या फिर ऊष्म। इनके उच्चारण स्थानों के बारे में हमने जानकारी ली, और साथ ही साथ इनमें मृदु कठोर भेद भी होता है, वो भी हमने देख लिया। और इनके अंदर अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हमने अवर्गीय व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। यदि आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद। संस्कृत भाषा को ठीक से पढ़ते रहिए।